लगता है ये जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता में प्रश्न लग रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र की साख क्या नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे,
उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। यह कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। यह एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। मुकेश जी, आपकी पड़ताल में आदित्य श्रीवास्तव को लेकर के क्या जानकारी निकली, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे? कल राहुल गांधी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य श्रीवास्तव जी का नाम लिया और जब 84 नंबर बूथ का लखनऊ का उल्लेख हुआ, तो लखनऊ ईस्ट असेंबली का है वो बूथ और दिल्ली पब्लिक स्कूल पे उसका वोट पड़ता है। जब हमने पड़ताल की तो मोहल्ले के लोगों ने बताया कि हाँ, वो भाजपा समर्थक हैं। इसका मतलब जो राहुल जी ने आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे, वो एक दल विशेष के रूप में काम कर रहा है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी एक दल विशेष के लिए काम करे, ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है। इससे ये पता चलता है कि जो राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पे, वो एकदम सही साबित होते हैं। जैसे आज मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने वेबसाइट को मतलब लॉक कर दिया है। ये मेरे पास 3-4 महीने पहले की ये सूची है और उस सूची में बूथ नंबर 84 पे 630 नंबर पे आदित्य श्रीवास्तव का नाम अंकित है और उन्होंने यहाँ मत दिया है
ये मुझे विश्वास इसलिए क्योंकि अभी उपचुनाव जो हुआ और लोकसभा चुनाव के साथ में मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि वो आए थे, इसका मतलब वो आए थे तो उन्होंने वोट डाला, यहाँ भी वोट डाला, पिछले उन्होंने बेंगलोर में भी वोट डाला। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए सामने आके, और अगर जिस तरीके से वो एक दल विशेष के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो अपने चीजों को नहीं सुधारते हैं तो इस देश की जनता सड़कों पे उतरेगी। He found raises serious questions. The house, which is barely 10 to 15 square feet, is currently occupied by a food delivery agent from West Bengal who moved in just a month ago. He claims he has no link to the alleged 80 voters and has denied knowing anyone on the list. आप यहाँ पे बाड़े में रहते हो? हाँ रेंट। किसका घर है ये? उस सर का नाम जयराम रेड्डी। जयराम रेड्डी है। कौन है वो? किस पार्टी का है? वो तो पता नहीं सर। मैं इधर 1 महीना आया सर। इधर मैं 1 महीना आया, ठीक है। मैं ज्यादा दिन। कौन था, कुछ पता था? वो ओनर सर ही बता सकते। The house is owned by Jairam Reddy, who Dipankar claims has ties with the BJP. When contacted by India Today, Reddy initially confirmed being affiliated with the party, but later backtracked. ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್, ಜಯರಾಮ್ ಸರ್? ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಕತೆ? ಇಲ್ಲ 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 ಅದೇನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೀವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. Shockingly, Reddy also admitted that he never informed Election Commission officials about the anomaly, despite knowing that most of the registered voters no longer reside there. ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, 10-15 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಟಿರೋರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರು ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ 80 ಜನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ 80 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಊರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಬಿಹಾರ, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಕಡೆಯವರು. Faced with tough questions, Jairam Reddy assured that he would alert election authorities about the potential voter list discrepancies. While Jairam Reddy deflects responsibility, the Congress insists that its voter list fraud was engineered to benefit the BJP. For now, what's clear is this: Rahul Gandhi's claims have found some ground. It is the house of Dipankar. He says that he is living here from past 1 month, and it is a very small house where he can accommodate only 1 or 2 people, which has a hall and a kitchen and a bathroom, and it doesn't even have a bedroom. And as per the allegations made by Rahul Gandhi, he said that around 80 people have enrolled for voter list from this particular house number 35, here in Munreddy Garden near Bellanduru. With video journalist Madhu Sagaraj reporting for India Today, Bengaluru. क्योंकि बीजेपी के नेता वो वकील बने फिर रहे हैं चुनाव आयोग के। भाई चुनाव आयोग पर आरोप लगे, स्वायत्त संस्था है, तो वो राहुल और चुनाव आयोग के बीच की बात होनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी भी कूद पड़ी है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। राहुल गांधी हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं, झूठ बोले कौवा काटे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ये आरोप लगा रहे हैं। अब लड़ाई में एक और मोड़ आया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, शपथ दे दें राहुल गांधी, और फिर ये सबूत हमें दे दें तो हम इस बात का संज्ञान लेंगे, वरना माफी मांगे राहुल गांधी। शपथ देने को तैयार नहीं है तो माफी मांगिए। अब ये कौन सी उल्टी गंगा बहाई जा रही है? राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। वो कह रहे हैं मैंने तो संविधान की शपथ ली है जैसे ही मैं सांसद चुना गया। कई बार शपथ लेने की क्या जरूरत, पर यह बाल की खाल निकाली जा रही है क्या? चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं ले लेता? या झूठे हैं ये आरोप राहुल गांधी के, तो राहुल गांधी का पर्दाफाश कीजिए ना। अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की?
कल किया था खुलासा तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने। चुनाव आयोग चुप्पी साधे क्यों बैठा है? सूत्रों के हवाले से खबर क्यों दी जा रही है? वही पर्ची पकड़ाने का काम। इस पर मैंने एक कार्यक्रम कर रखा है। तो क्या दरअसल दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? दाल में कुछ काला है क्या, या भरमाया जा रहा है? मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। और भाई पौपौ के परिंदों, मजा तो आया होगा, मुझे तो बहुत आया। जिस आदमी को आप लोग पप्पू कह रहे थे, वो आदमी एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सारा डेटा निकाल करके ले आया कि कितनी वोट चोरी हुई है, कैसे हुई है, इनवैलिड फोटोग्राफ्स, इनवैलिड एड्रेसेस, डुप्लीकेट वोटर्स, एवरीथिंग। 7 फीट बड़ा पेपर का फाइल, 6 महीने की मेहनत, मैनुअली सारी डिटेल्स को एनालाइज करना, क्योंकि पेपर्स मशीन रीडेबल थे ही नहीं, फिर भी सारा डेटा आया। अब अंधभक्त ये भी नहीं कह सकते कि राहुल गांधी का डेटा है, फेक डेटा है, क्योंकि डेटा तो इलेक्शन कमीशन का था। अब जिन लोगों को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही ना कि असली पप्पू कौन है, भाई तुम्हारा लोकतंत्र तो लोकचंद्र बन चुका है, ठीक है। अपने इस गोबर भरे दिमाग को जरा पानी डाल के उसमें साफ करो, क्योंकि बर्बाद हो जाएगा पूरा देश। समझ आ रही है बात? थोड़ी सी भी, इन सारे प्रूफ्स के बाद भी अगर समझ नहीं आ रही तो एक काम करो, चाय बनाओ, हम भी पियेंगे। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। पीछे ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूँ। ये डरता है, जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है, कहता मैं नहीं जाऊंगा पीछे। क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी कहते आप एक बात समझो, अच्छी तरह समझो, आपके सामने जो लोग खड़े हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सावरकर हो, ये डरपोक लोग हैं। और जिस दिन हम एक साथ खड़े हो गए, ये भागेंगे। पीछे तत्काल सामने आ जाना, 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 पीछे।
जैसा कि ये विदित है कि देश के अधिकांश लोग जब ज़बरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी व कमाई घटने आदि की हर दिन की भूख प्यास तथा गरीबी व तंगी के त्रस्त जीवन की मार से अति पीड़ित और दुखी है, तो तब ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में रेल का किराया बढ़ाना भी कुल मिलाकर आम जनहित के विरुद्ध व संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य की बजाय व्यावसायिक सोच वाला फैसला ज़्यादा लगता है। साथ ही सरकार द्वारा राष्ट्र प्रथम के नाम पर आम जन का जीएसटी की तरह ही पार्टी की आपकी बड़ी बैठक थी, अधिवेशन था और आपने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरने का ऐलान भी किया। यूपी की राजनीति में आप 93 से एक्टिव है, इस बार क्या नया होगा? वार्षिक बैठक थी और कुछ औपचारिकताएं होती हैं, तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा चयन हुआ। अब इसके बाद सारे कार्यकारिणी का गठन और शेष औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पंचायत चुनाव लगभग 1 वर्ष बचे हैं, तो उसके लिए भी जो निर्देश देना था वो दिया, और इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी सबको लग जाने के लिए और सही प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी अपना ढूंढ के लें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। अब ये समय समय पर बैठकें इस तरह की होती रहेंगी। आपने कहा कि आज राजनीति में आपके मंच से बात उठी कि जातिवाद हावी है। आपने कहा देश के कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है यूपी में, आपकी पार्टी इस पर किस तरह से देखती है? खासतौर पर अखिलेश यादव। सर, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि जैसे ही बिहार में उनकी सरकार आएगी तो वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को उखाड़ करके फेंक देंगे। एनडीए की सरकार जा गई है और वक्फ कानून बिल को वो उखाड़ के फेंक देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देश के संविधान ने देश में रहने वालों को जो हक दिया है, उस हक के पेश नजर हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को मानने वाले जो मुसलमान हैं, संविधान ने उनको हक दिया है कि वो अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अपने धर्म की तबलीग व इशाअत करेंगे और अपने धर्म के ताल्लुक से उनका जो अधिकार उनको मिलना चाहिए। वक्फ इस्लाम का एक ऐसा हिस्सा है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता और सरकार उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है। जिस तरह के उसूल और ज़ाब्ते बनाए जा रहे हैं उससे वक्फ को लेकर के तमाम ही मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं। अब बिहार के अंदर अगर तेजस्वी यादव इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लेने के लिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं और संवैधानिक तौर पर ये हमारा हक है। जो लोग भी संविधान पर भरोसा करते हैं उनको संविधान की ही बात करनी चाहिए। तो सर, मुस्लिम वोट फिर जाएगा किसके पास? तेजस्वी यादव के पास, एनडीए के पास या कहीं और? अब ये तो बिहार के लोग तय करेंगे। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, बिहार की राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। थैंक यू। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हाल में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये मुसलमान का कुछ नहीं कर सकते। जिसका इतिहास हम भी जानते हो, उन्हें नहीं पता कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। नौजवान साथी आपका भाई ज़ियाउर रहमान बर्क, जिसने अपने दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर
अपने मजहब और अपनी कौम और गरीब लोगों की आवाज को उठाने में कभी कोई परहेज नहीं किया। संभल जैसे कि अभी फरमा रहे थे नाज़मी साहब कि संभल बहुत लंबे वक्त से चर्चा के अंदर है, और चर्चा इसलिए है कि संभल के अंदर वक्फ कानून आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर लिया गया। और जामा मस्जिद संभल की हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान नहीं, पूरी इस दुनिया, पूरे आलम के अंदर जहां कहीं भी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है, और इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने वहां की हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद कर दिया, उसके एवज में मुझको परेशानी भी उठानी पड़ी। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बल्कि ये बात बताना चाहता हूं, इस हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जब आपका ये भाई ज़ियाउर रहमान पर खामोश नहीं रहा, तो क्या आप लोग खामोश रह सकते हो? जब पार्लियामेंट के अंदर वक्फ कानून के खिलाफ चर्चा चल रही थी, तो मैंने भी जिस तरह से, मैं अपनी बात बस मुख्तसर अल्फाज में खत्म कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने भी आवाज उठाते हुए कहा, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हुक्मरान, तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, मैंने कहा था इस हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है, और हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़कर रहेंगे। लेकिन मुझे फख्र है कि इस लड़ाई के अंदर मुसलमान ही नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमें वोट मिले, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सभी धर्म के लोगों के वोट मिले। जब तक ये काला कानून वापस न हो जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, ये पटना का गांधी मैदान खड़ा है, अगली पुकार हमें उम्मीद है कि दिल्ली का रामलीला मैदान हमें भरना है इंशाअल्लाह। 2014 से अब तक हर एक कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हम लड़े। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हम लड़े। यूसीसी लाया गया, हम लड़े। कन्वर्शन बिल लाया गया, हम लड़े। एनआरसी बिल लाया, हम लड़े। हम आज भी लड़ रहे हैं। इन ताकतों को, जो ताकतें समझते हैं कि मुसलमान कमजोर है, मुसलमान डर जाएंगे, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि शाखों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए, हम वो पत्ते नहीं, इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। मुसलमानों से मेरी आपने तलाक के मसले के ऊपर इस्लाम के कानून के खिलाफ फैसला कर दिया। आपने बाबरी मस्जिद का फैसला बावजूद के जो के 70 साल तक हमने लड़ा, आपने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह बनी हुई है। यही तो हमने 70 साल तक लड़ा है। जब ये उलमा लड़ रही थी अखाड़े के साथ, वो कहते थे कि राम जन्मभूमि है, हम कहते थे राम जन्मभूमि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राम जन्मभूमि नहीं है, अपनी जगह मस्जिद बनी हुई है। इसके बावजूद आपने बाबरी मस्जिद दे दिया अखाड़े को। हक हमारा था, दे दिया, हम खामोश हैं। लेकिन मैं भी मरूंगा और दुनिया का हर आदमी मर जाएगा। कल को आने वाला है कहेगा कि मुसलमान की जगह के ऊपर मस्जिद दे दी, छीन ली मुसलमान से। हमने क्या कर दिया? हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। 5 एकड़ जमीन दिया था बाबरी मस्जिद, हैं 5 एकड़ जमीन दिया था, उससे हम क्या करेंगे? हम तो मस्जिद को, हमें मस्जिद उस जगह थी जहां बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, वो हमारी मस्जिद थी। और मस्जिद बनाने के लिए हम गवर्नमेंट से भीख मांगे कि तुम हमें जमीन दे दो, हम बनाएंगे। हमारे अंदर ताकत है, हम अपने पैसे से खरीदेंगे और अपने पैसे से मस्जिद बनाएंगे। हम क्यों दूसरे का अपने ऊपर एहसान दें? हमारी इतनी मस्जिदें बने, क्या गवर्नमेंट बनाती है उन मस्जिदों को? लेकिन 5 एकड़ की यूनिवर्सिटी और कई चीजें बनाने का, अरे आप जन्नत आसमान से लेकर बना दो और एक हिस्से में जहन्नम बना दो, चूल्हे भाड़ में जाए, हमें क्या लेना है इससे? जो कातिल है उसे कत्ल कीजिए। ये देखिए, बेगुनाह को कत्ल करना, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, इस्लाम ऐसा मजहब है जो उसको भी गुनाह और पाप कहता है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेगुनाह बिल्ली को मारने वाले के लिए भी क़यामत के दिन अजाब का इसके लिए वईद की है कि उसके ऊपर अजाब होगा।
तो एक इंसान जो किसी भी मजहब का मानने वाला है, इंसान है जिसको अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं उनमें सबसे शराफत वाली मखलूक इंसान की है। उसको कैसे बेगुनाह को कत्ल किया जाएगा और इस्लाम उसकी इजाज़त देगा? जो लोग जाहिल हैं, नहीं जानते कुछ, वो जो जी चाहे करते हैं, और हर मजहब के जाहिल एक ही तरीके की बात करते हैं, ये भी जाहिल हैं, इन्होंने जो किया उसकी कोई तायीद नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारी 3 तजवीज़ें हैं, फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ है, एक तजवीज़ वक्फ बोर्ड से वक्फ से मुताल्लिक़ है, और एक तजवीज़ जो वाक़यात हुए हैं अभी कश्मीर के अंदर उनसे मुताल्लिक़ है। बस यही 3 तजवीज़ें। मेरे से आके बोलते, असद साहब आपका जहां पर भाषण हुआ था ना, हम भी बैठ के सुन रहे थे, हमने भी बहुत पसंद किया आपके भाषण को। आप जब टीवी पे आते तो हमारे घर में हम लोग सब बैठ जाते। मैं क्या कोई खव्वाल हूं, तुम बैठ के सुन रहे? अरे मेरे दोस्त, अगर मेरी अल्फाज में सच्चाई है तो उस अमल क्यों नहीं करते? अगर मैं हक को बयान कर रहा हूं तो मेरे पैगाम को कबूल क्यों नहीं करते? क्या तुम मेरे मरने के बाद, जो मैं मरूंगा एक दिन, तुम उसके बाद बोलोगे अरे हां ये आदमी सच कहता था, अब क्या करेंगे? मैं तुम्हारी तारुफ का या तुम्हारी तारीफ का या तुम्हारी दाद का मोहताज नहीं था, ना कभी होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह का मोहताज था, अल्लाह का ही मोहताज रहूंगा। मगर ये तो बताओ ये कौन सी बात है? तो मालूम हुआ कि करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन के साथ यजीद की फौज आकर नमाज ज़ोहर भी पढ़ती थी, नमाजें पढ़ती थी। और जब इमाम ने पूछा कि बताओ तुम मेरे साथ नमाज भी पढ़ते हो और फिर तुम मेरे ऊपर तलवार भी उठाते हो, तुमने मेरे औलाद अली अकबर अली असगर को शहीद कर दिया, 6 महीने के मेरे बेटे को तीर मार दी, मेरा बेटा अली अकबर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखता था, तुमने उसको शहीद कर दिया, ये क्या है? तो जालिमों ने कहा ए इमाम, हमारा दिल तुम्हारे साथ है मगर तलवार जालिम के साथ है। तुमको अपना दिल भी हक के साथ रखना पड़ेगा, तुम्हारा अमल भी हक के साथ होना चाहिए। तुम कब तक ताकतों से डरोगे? तुम कब तक इन दौलतमंदों से डरोगे? अरे नहीं, इलेक्शन आएगा तो ये लोग पैसों की नहरें बहा देंगे। अरे इमाम हुसैन ने क्या किया? प्यासे थे, पानी बनकर दिया गया था। अगर इमाम हुसैन अल्लाह से कहते कि अल्लाह बारिश को नाजिल कर, तो क्या अल्लाह रब्बे करीम अपने हबीब के नवासे की दुआ को रद्द करता है? बारिश को नाजिल कर देता। मगर सुबह क़यामत तक करबला से पैगाम दिया जा रहा है, जालिम से डरो मत, उसके इख्तिदार से मत डरो, उसकी ताकत से मत डरो, उसकी दौलत से मत डरो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। जावेद अहमद एडवोकेट, ग्राम प्रधान अलीपुर मोगलपुर। तो आज चुनाव हो रहे हैं जी, किस चीज के हो रहे हैं, कौन कौन से गांव में हो रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये किसान सेवा सहकारी समिति के चुनाव हैं। पहले अलीपुर मोगलपुर में ये न्याय पंचायत सिकंदरपुर ककोड़ी और नली हुसैनपुर दोनों होती थी। अभी सोसाइटियों को अलग अलग कर दिया गया, तो इस वजह से अब चुनाव तीनों सोसाइटियों पे आज चुनाव है। आज अलीपुर मोगलपुर में सुबह से चुनाव चल रहा है। 3 गाँव हैं इसमें, फौजदारपुर गढ़ी में चुनाव है, उपेड़ा पे चुनाव है और बनखंडा पे चुनाव है। 6 गांवों पे निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं, 6 प्रत्याशी पहले चुने जा चुके हैं। तो कितने काम बाकी रह जाएंगे जो कल चुनाव होना है? आज तो 3 गांव का चुनाव हो रहा, शाम को ये डायरेक्टरों का क्लियरिफिकेशन हो जाएगा और कल को चेयरमैन का, इन्हीं 9 डायरेक्टरों में से एक चेयरमैन चुने जाएंगे किसान सेवा सहकारी समिति अलीपुर मोगलपुर से।
अरे रहने दो, क्या दिक्कत है। शिवम पांडे। आज जो चुनाव हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर अलीपुर मुगलपुर जो सहकारी समिति है, इसमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रोग्राम चल रहा है। सारे अंतिम सूची के बाद हम लोगों ने नामांकन लिया था और उसमें 9 में से 6 सीटों पे हमारा निर्विरोध के फॉर्म आए, निर्विरोध हो गए हैं। बाकी 3 जगह हमारा होशियारपुर गढ़ी और उपेड़ा और बनखंडा में इलेक्शन चल रहा है। सुबह से इलेक्शन चल रहा है, भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आके मतदान कर रहे हैं और 4 बजे तक चलेगा। उम्मीद है सारा शांतिपूर्वक ही निपटेगा। आप किस पद पर विराजमान हैं? मैं यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ।